गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने आर्हेनियस इक्वेशन जो है कंप्लीट किया था। ये उसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म और ये उसकी k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए बाई आर टी, ये उसकी इक्वेशन देखी थी। कैसे कैसे रेट जो है टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है वो हमने लास्ट क्लास में देखा था। क्या कोलिजन थ्योरी थी, क्या बैरियर्स उसको क्रॉस करने पड़ रहे थे, प्रॉपर ओरिएंटेशन और प्रॉपर एनर्जी के साथ ही वो इफेक्टिव कोलिजन जो है कर पा रहा था। हर कोलिजन जो है रिएक्शन नहीं कराती, सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन जो है रिएक्शन कराती है। तो ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में करी थी। आज हम कैटलिस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं और लास्ट टॉपिक है आपका कैटलिस्ट और रेट लिखना। फिर उसके बाद आपका काइनेटिक्स चैप्टर जो है आज खत्म हो जाएगा। तो कैटलिस्ट है क्या? कैटलिस्ट वो सब्सटेंसेस हैं, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में डाल दिए जाए तो रेट बढ़ा दे वो और खुद कंज्यूम भी ना हो, विदाउट गेटिंग कंज्यूम। विदाउट गेटिंग कंज्यूम का मतलब क्या है? आपने उसको रिएक्शन मिक्सचर में डाला, रिएक्शन हो गई कंप्लीट, उसके बाद सेम आपको वो सेम मास में सेम कॉम्पोजिशन में जैसे भी आपने उसको डाला था वैसे का वैसा वो आपको वापस मिल जाएगा। जैसा आपने उसमें डाला रिएक्शन की स्टार्टिंग में वैसे का वैसा वो आपको वापस मिल जाएगा। काम क्या किया उसने? बस रेट बढ़ाने का। तो ये रेट बढ़ाने वाली चीजें जो खुद कंज्यूम ना हो उनको कहते हैं कैटलिस्ट और इस फिनोमिना को कहते हैं कैटलिसिस। फॉर एग्जाम्पल हेबर्स प्रोसेस में जो अमोनिया गैस बनती है, N2 और H2 के साथ जो अमोनिया गैस बनती है उसमें कैटलिस्ट डाला जाता है आपका आयरन। तो ये एरो के ऊपर भी आपको कई बार कैटलिस्ट लिखा हुआ दिख सकता है। और जैसे KClO3 का जो डिकम्पोजिशन हो, KClO3 के डिकम्पोजिशन में KCl और O2 जहाँ बनता है वहां पे MnO2 जो है आपका कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है। तो ये होते हैं कैटलिस्ट जो रेट बढ़ा दें और खुद जो है कंज्यूम ना हो। अब जैसे कैटलिस्ट रेट बढ़ा रहे हैं वैसे ही एक चीज होती है इनहिबिटर। इनहिबिटर क्या करते हैं? वो ऐसे सब्सटेंसेस जो रेट जो डिक्रीज करते हैं, जिनको ऐड करने पे रेट जो है वो डिक्रीज हो जाए, ऐसी चीजों को बोलते हैं इनहिबिटर। और कैटलिस्ट क्या है? जो रेट बढ़ा दे। इस फिनोमिना को बोलेंगे कैटलिसिस। और ये हो गए आपके कुछ एग्जांपल्स। नेक्स्ट चीज है आपकी ऑटो कैटलिस्ट। अब इसके नाम में ही कुछ समझ आ रहा है कि ऑटोमेटिक सिस्टम इसमें कुछ लगा हुआ है कैटलिसिस करने का। तो वो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या है कि अगर कोई रिएक्शन A टू B प्लस C कोई प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं हमें और इनमें से कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कैटलिसिस करने लगे, मतलब रिएक्शन में ही कोई प्रोडक्ट हमें ऐसा मिल जाए जो कैटलिसिस करने लगे, अपनी रिएक्शन को वो आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो बढ़ाता रहे, तो दैट प्रोडक्ट जो है वो ऑटो कैटलिस्ट कहलाता है। और जो फिनोमिना है उसको बोल देते हैं ऑटो कैटलिसिस। ये हो गया आपका कैटलिस्ट ऑटो, मतलब रिएक्शन में ही जो ऐसा अगर कोई प्रोडक्ट फॉर्म हो जाए जो ऑटो कैटलिसिस कराए तो उस प्रोडक्ट को कह रहे हैं ऑटो कैटलिस्ट। फॉर एग्जांपल KMnO4 की टाइट्रेशन ऑक्सैलिक एसिड के साथ। तो क्या रिएक्शन इसकी होती है? KMnO4 तो अगर ऑक्सैलिक एसिड में डालें एसिडिक मीडियम में, फॉर एग्जांपल H2SO4, तो आपका एसिडिक मीडियम में MnO4 कहाँ जाता है? Mn+7 से जाता है +2 में जाता है। +2 में ये अब SO4 के साथ MnSO4 फॉर्म में, कार्बन की ऑक्सीडेशन CO2 में और वाटर आपका यहाँ पे। तो ये जो आपका प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे MnSO4, ये इस रिएक्शन में एज अ ऑटो कैटलिस्ट आपका काम करता है। रिएक्शन जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है वैसे वैसे MnSO4 जो है उसकी स्पीड को बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जा रहा है। तो ये काम कर रहा है ऑटो कैटलिसिस का। तो कुछ एग्जांपल्स ऐसे हैं जैसे कि KMnO4 की टाइट्रेशन में ऑक्सैलिक एसिड के साथ में। आपने टाइट्रेशन करी है ये लैब में? ओके। तो इस टाइट्रेशन में क्या बनता है आपका MnSO4 जो प्रोडक्ट है वो एक्ट करता है ऑटो कैटलिस्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटलिस्ट क्या है, कैसे ये स्पीड बढ़ा रहा है रिएक्शन की? तो उसका मेन रीजन क्या है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर दे रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर दे रहा है। जैसे कि इस ग्राफ में आप देखो,
ये जो सॉलिड लाइन से बना हुआ है ये एक एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ है जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था। डॉटेड फॉर्म से इन्होंने रिप्रेजेंट किया है ई ए डैश को। ई ए डैश क्या है? कैटलिस्ट डालने के बाद जो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई उस रिएक्शन की, दैट इज ई ए डैश। अब ये ई ए डैश आप देख सकते हो लेस देन है ई ए के। ई ए क्या है? वो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट वाली, और ई ए डैश है विद कैटलिस्ट वाली जो एक्टिवेशन एनर्जी है। तो कितना डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, ई ए माइनस ई ए डैश। इससे क्या पता चलेगा आपको कितनी लोअरिंग हुई एक्टिवेशन एनर्जी की कैटलिस्ट डालने के बाद। तो इसका काम क्या है कैटलिस्ट का? ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देगा। तो ये क्या करता है, रिएक्शन का जो पाथ है, अब जिस रास्ते से जाना था वो अब इसने बदल दिया। रिएक्शन पाथवे जो है चेंज कर दिया। कौन सा कर दिया? जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम लग रही थी उस रास्ते से अब ये ले जा रहा है। जैसे आप दो रास्तों से जा रहे हो, अगर एक में आपका कम पेट्रोल लग रहा है, एक में आपका ज्यादा पेट्रोल लग रहा है, या फिर ऐसे सोच लो कि एक आपका छोटा रास्ता है, एक आपका लंबा रास्ता है, दोनों लेके जाएंगे आपको सेम डेस्टिनेशन पे ही। एक छोटे रास्ते से ले जा रहा है, एक घुमा घुमा के ले जा रहा है। तो कैटलिस्ट क्या कर रहा है, आपको छोटे रास्ते से लेके जाएगा उस रिएक्शन को। दिस इज कैटलिस्ट। तो रिएक्शन पाथवे चेंज कर देता है, उस रिएक्शन से ले जाता है जिसमें लो एक्टिवेशन एनर्जी आपकी लग रही हो। और जो है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कि इक्विलिब्रियम की पोजीशन को कुछ अफेक्ट नहीं करता, डज नॉट चेंज द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। पोजीशन का मतलब क्या है कि जिस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे जिस रिएक्टेंट की या फिर प्रोडक्ट की, हम लिखते हैं ना कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, तो वो पर्टिकुलर जो कॉन्सेंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा वो चेंज नहीं करेगा। वो चेंज करता है इक्विलिब्रियम में क्या चीज? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट जो जाने का फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन होती है इक्विलिब्रियम में, इन दोनों के रेट को बढ़ा देगा। के फॉरवर्ड के बैकवर्ड दोनों को वो स्पीड अप कर देगा। तो अगर आगे भी ज्यादा तेज जाने लगेगी, पीछे भी ज्यादा तेज जाने लगेगी, तो फाइनली होगा क्या? इक्विलिब्रियम जो है फास्टर अचीव होगा। सिर्फ ये कर देगा, वो दोनों के रेट बढ़ा दिए उसने, फॉरवर्ड के भी बैकवर्ड के भी। तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम अब पहले से जल्दी अचीव होगा। पहले अगर कुछ 10 मिनट पे अचीव हो रहा था तो अब 5 मिनट पे अचीव हो जाएगा ऐसे। लेकिन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन वही रहने वाली है। तो अगर के इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा जी जो था माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, वो भी चेंज नहीं होता। तो के इक्विलिब्रियम एंड डेल्टा जी आर अनअफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। ये सिर्फ टाइम कम कर दे रहा है जो आपको इक्विलिब्रियम तक पहुंचने में लगेगा। और सिर्फ स्मॉल अमाउंट से भी आपका कैटालिसिस हो जाता है। ओनली स्मॉल अमाउंट नीडेड। ऐसे भर भर के आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और इनिशिएट नहीं करता है किसी रिएक्शन को, डज नॉट इनिशिएट। इनिशिएट का मतलब अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में आप कैटलिस्ट डाल के ये सोचो कि वो होने लगेगी अब, देन नो। ये सिर्फ और सिर्फ क्या काम है इसका, एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देना, रेट जो है बढ़ा देना। ठीक है, तो कैटलिस्ट डालने से हमारे दो दो काम हो जाते हैं। एक हमारा रेट बढ़ गया, वही हमारी रिएक्शन, अब हमें ज्यादा देर वेट नहीं करना पड़ेगा, रेट कांस्टेंट हमारा बढ़ जाता है, और पैसे हमारे बच जाते हैं। कैटलिस्ट अगर हमने कोई खरीद के रिएक्शन में डाला तो वापस का वैसा वो हमें मिल गया, कुछ हमारा खर्च नहीं हुआ, वो वैसे का वैसा हमें वापस मिल गया। तो दोनों काम हो गए, हमारे पैसे भी बच गए, रेट भी फास्ट हो गया। दिस इज अबाउट कैटलिस्ट। ठीक है, तो अब हम रेट्स के कंपैरिजन करेंगे कि कितना फर्क आता है। हमने बोल दिया तेज हो जाता है, लेकिन कितना तेज हो जाता है रिएक्शन, वो अब हम देखने जा रहे हैं। तो अगर आपको आर्हेनियस इक्वेशन याद हो, के इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, तो एक के रेट कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं जब हमने कैटलिस्ट डाला है, एक रेट कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं विदाउट कैटलिस्ट, जो यही है सिंपल के। तो इन दोनों का अगर हम रेशियो लें, के कैटलिस्ट अपॉन रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट का, ए तो दोनों में सेम है, कैंसिल हो जाएगा। क्या चेंज है? बस ई एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको क्या लिखेंगे, ई की पावर माइनस ई ए डैश, जो हमने विद कैटलिस्ट के लिए डिफाइन किया, बाय आर टी अपॉन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ई ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ई की पावर ई ए माइनस ई ए डैश
बाय आर टी। ये आ गया आपका कि कितने अमाउंट से क्या क्वांटिटेटिव इसका वो है, क्वांटिटेटिव अप्रोच कितनी है कि क्वांटिटेटिवली कितना आपका चेंज होगा रेट कांस्टेंट, वो आपको ये एक्सप्रेशन जो है निकाल के दे देगा। अब आपको पता है कि ये जो था वो ज्यादा था ये डैश से, मतलब कैटलिस्ट के साथ तो कम हो गई थी एक्टिवेशन एनर्जी, तो अगर ये कम हो गई तो ये क्वांटिटी जो है आपकी, ये पूरी जो टर्म है ये पॉजिटिव आएगी, तो ये वाली पूरी एक्सपोनेंशियल वाली टर्म भी पॉजिटिव आएगी, तो के कैटलिस्ट क्या है आपका, ग्रेटर देन के आ जाएगा। ये चीज जब आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे तो क्या देखोगे कि कैटलिस्ट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय दिस एक्सपोनेंशियल टर्म। अब ये अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब कि कैटलिस्ट जो है ज्यादा आएगा रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट से। अब एक चीज और, अगर कोई के कैटलिस्ट है रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट और वो टेम्परेचर T1 पे है, ठीक है, अब कोई इंसान है वो बोल रहा है कि मैं जो है ये रेट कांस्टेंट रखूंगा विदाउट कैटलिस्ट वाला, मेरे को नहीं डालना कैटलिस्ट रिएक्शन में, लेकिन मैं साथ के साथ ये भी चाहता हूँ कि मेरा जो रेट कांस्टेंट है वो इसी के बराबर हो जाए। जब रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट है मैं चाहता हूँ उसी के बराबर हो जाए, तो उसके पास क्या तरीका है, एक तरीका और था जो रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। यही हमने आर्हीनियस में पढ़ा कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो वो मेरे को बोल रहा है कि मेरे को बता दो कि मैं कितना टेम्परेचर बढ़ा दूं इसका, कि जो मेरा रेट कांस्टेंट विदाउट कैटलिस्ट है वो रेट कांस्टेंट विद कैटलिस्ट के बराबर हो जाए। वो कंजूसी कर रहा है, वो चाहता ही नहीं कि मैं कैटलिस्ट खरीद लूं, वो बस चाहता है कि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं वो मेरे को बस बता दो। तो वो निकालने का हमारे पास क्या तरीका है, हमें क्या करना है, दोनों को इक्वल करना है, के कैटलिस्ट को और के विदाउट कैटलिस्ट को इक्वल करना है। तो ए, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, e की पावर माइनस ई ए डैश बाय आर टी इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ये 1 है T1, ये T2 पे है कुछ, तो इन दोनों के साइड पे नेचुरल लॉग ले लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आर कैंसिल हो जाएगा, फाइनली बचेगा ई ए डैश बाय T1 इज इक्वल टू ई ए बाय T2। यहाँ से वो कैलकुलेट कर लेगा T2 की वैल्यू कि कितना टेम्परेचर वो कर दे कि उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो वैल्यूज पुट हो जाए यहाँ पे और रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, ये आपका वो फॉर्मूला आ गया अगर दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे एक्टिवेशन एनर्जी की बात करनी हो। अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, यहीं तक था आपका कैटलिस्ट का कंपैरिजन ऑफ रेट्स तक। ये आपका डीपीपी का क्वेश्चन आ गया, फॉर अ गिवन रिएक्शन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये फॉरवर्ड दे रखी है 80, डेल्टा एच आपको दे रखा है, अ कैटलिस्ट लोअर्स द ई फॉरवर्ड टू दिस, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी विद कैटलिस्ट दे रखी है, then the ratio of energy of activation for reverse reaction before and after addition of catalyst, मतलब ये बैकवर्ड का वो रेशियो पूछ रहा है, बिफोर एडिशन अपॉन आफ्टर एडिशन, मतलब ये डैश, इसका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ट्राई करो इसको। और हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, डेल्टा एच इज ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। डेल्टा एच तो सेम ही रहेगा चाहे आप कैटलिस्ट डालो चाहे ना डालो। एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड रिएक्शंस की दे रखी है विद कैटलिस्ट एंड विदाउट कैटलिस्ट, डेल्टा एच हमें पता है तो हम ये बैकवर्ड निकाल सकते हैं दोनों के लिए, दोनों का फिर रेशियो ले लेंगे। तो अगर मैं विदाउट कैटलिस्ट की बात करूं पहले, तो डेल्टा एच ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड कितना है विदाउट कैटलिस्ट 80,
माइनस ई ए बैकवर्ड इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस 40। तो इससे आपका ई ए बैकवर्ड आ गया -80 -40 इज इक्वल टू -120। ये आ गया जब विदाउट कैटलिस्ट था। विद कैटलिस्ट में अब निकालेंगे अगर, तो ये बैकवर्ड विद कैटलिस्ट क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस ई ए फॉरवर्ड, डेल्टा एच है -40 माइनस ई ए ऑफ फॉरवर्ड इज 20, -40 -20 -60 आ रहा है क्या, ये ई ए डैश ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड सॉरी। ये -120 आ गया, ये -60 आ गया। तो अगर अब हमें रेशियो लेना हो ये बी अपॉन ई ए डैश बी, तो ई ए बी इज 120 माइनस ऊपर -60, तो ये आ गया आपका 2:1। ऑप्शन डी 2.0। गुड अंशिका, 2:1 या फिर 2.0 हो गया आपका इसका वैल्यू। तो डेल्टा एच आपने देखा जो है सेम रहेगा, चाहे आप कैटलिस्ट डालो चाहे ना डालो, एक्टिवेशन एनर्जी बस चेंज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑफ अ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इतना है, एब्सेंस ऑफ अ कैटलिस्ट इतना है, देन व्हाट इज द स्लोप ऑफ ln k वर्सेस 1/t इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। वैसे ही बता दो, अगर ln k वर्सेस 1/t का जो हम ग्राफ बनाते हैं उसमें स्लोप की वैल्यू क्या होती है। लास्ट क्लास से ये क्वेश्चन, उसमें स्लोप की वैल्यू क्या होती है अगर हमें ln k वर्सेस 1/t का ग्राफ बनाए। k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए बाय आर टी। नेगेटिव होती है वैल्यू, मैं पूछ रही थी विद रिस्पेक्ट टू एक्टिवेशन एनर्जी जो लेते हैं ना, जैसे एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए बाय आर टी प्लस एल एन ए, है ना ऐसे। तो 1/t हो जाएगा, तो स्लोप क्या आ गई, ये नेगेटिव ई ए बाय आर। तो एम क्या आता है, माइनस ई ए बाय आर। अब ट्राई करो इस क्वेश्चन को, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ई ए डैश दे रखा है और ये ई ए दे रखा है, तो स्लोप बतानी है आपको, या फिर ये बोलो कि माइनस ई ए बाय आर बताना है आपको। इन एब्सेंस, अगर हमें माइनस ए बाय आर बताना है, ए की वैल्यू हमें दे रखी है, इसको आर से डिवाइड कर देंगे, एक तो करना है। कैटलिस्ट की प्रेजेंस बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखी है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट की एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है, आपको एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में स्लोप पूछ रहा है या फिर ए बाय आर की वैल्यू को पूछ रहा है। तो माइनस ऑफ 8300, क्योंकि ये किलो जूल में है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके 8300 डिवाइडेड बाय 8 तो क्या आ गया ये, -1000। ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे फिर देखेंगे कि कंफ्यूज नहीं होना है, वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा था। क्वेश्चन 3, कंसेप्चुअल क्वेश्चन 3 और 5, कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज, क्या चेंज करता है वो। ऑप्शन ए नहीं बेटा, बताया था ना, एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है बढ़ जाता है। तो ऑप्शन सी, इट डिक्रीजेस एक्टिवेशन एनर्जी, डेल्टा एच रिमेन्स अनचेंज्ड। ये वाला क्वेश्चन, द रोल ऑफ कैटलिस्ट इज टू,
चेंज व्हाट? ऑप्शन सी, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। हाँ, अब सही बता रहे हो। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था कि क्या कम हो रहा है एक्टिवेशन एनर्जी, और नीचे वाले में पूछ रहा है क्या चेंज कर रहा है, तो वो है एक्टिवेशन एनर्जी। Activation of energy of A is higher than B by this much in presence of a catalyst. Then calculate rate constant B by rate constant A. क्या दे रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी E of A is higher than B, मतलब E of B में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे E of B, तो 5.75 जो है आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो आपको रेशियो बताना है के बी बाय के ए का। इसका हिंट मैं एक दे रही हूँ, जो हमने लास्ट क्लास में भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था, ये माइनस था दोनों में। तो उसमें हमने क्या किया था, जो हमारी इक्वेशन ये आती है, क्या बोलते हैं, आर्हीनियस इक्वेशन, उसके बाद लॉग वाली जो इक्वेशन आती है, लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई अपॉन 2.303 आर टी नीचे, ये हमारी इक्वेशन आती है लॉग लेने के बाद। तो हमने जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था, मतलब एक बार k1 रखा, एक बार k2 रखा, एक बार t1 रखा, एक बार t2 रखा, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमारी इक्वेशन आई थी ना, लॉग k2 बाय k1 ये बाय आर, वो वाली इक्वेशन आई थी। तो अब हमें बस यहाँ पे क्या चेंज करना है कि टेम्परेचर दोनों का सेम है, 300 केल्विन है, तो T1 T2 नहीं रखना, टी ही रखना है। क्या अलग है बस एक्टिवेशन एनर्जी। तो दोनों की वैल्यूज पुट करके एक बार अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या एक्सप्रेशन आ रहा है, फिर उसमें वैल्यू पुट करके आंसर बताओ। ऑप्शन सी 1000। चलो देख लेते हैं इसको। दोनों को जब आपने पुट किया होगा, k1 k2 को और e a को, तो आपका एक्सप्रेशन ये आएगा लॉग k2 बाय k1, या फिर kb बाय k लिख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि a और b दे रखा है। लॉग ए दोनों का सेम कैंसिल हो जाएगा। e a की बात अगर हम करें तो ये माइनस है सामने, तो माइनस ई ए ऑफ बी माइनस माइनस प्लस ई ए ऑफ ए, ये आएगा आपका जब आप दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो इसको पुट कर लो यहाँ पे, ई ए ऑफ ए माइनस ई ए ऑफ बी अपॉन 2.303 आर टी कॉमन रहेगा, तो वो नीचे ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आपका आना चाहिए था अगर आपने दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया हो। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है, और इसकी हम पुट कर लेंगे न्यूमरेटर वाले की। तो क्या इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 5.75 किलो जूल्स में, तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू 8.31 इंटू टेम्परेचर 300। तो ये आएगी आपकी वैल्यू लॉग के बी बाई के ए की। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर, ऑप्शन सी 1000 नहीं, 5750 डिवाइडेड बाय 300।
1 के अराउंड आ रही है ये, तो लॉग अगर हटाएंगे तो 10 की पावर 1, तो ऑप्शन हो गया 10, ऑप्शन बी। ठीक है, आ गया समझ? कैलकुलेशन मिस्टेक, कोई बात नहीं, अगर आपका ये एक्सप्रेशन सही आ गया होगा तो अच्छी बात है, दोनों को मतलब आपको आना चाहिए, एक्सप्रेशन बनाना आना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, डेरिवेशन ऑफ सूटेबल रेट लॉ। रेट लॉ की अब हम डेरिवेशन जो है करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या बात करी थी कि जो भी ये रेट लॉ आता है, जो भी ऑर्डर आता है, ये एक्सपेरिमेंटल आता है, एक्सपेरिमेंटल आता है, बिल्कुल ठीक बात है। अब उसमें अगर आपने याद करो, एकदम स्टार्टिंग में हमने एलिमेंट्री रिएक्शंस और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की कुछ बात करी थी। एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या थी, जो एक स्टेप में हो रही हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या थी, जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है। और वो मल्टीपल स्टेप्स को अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो वो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती है, मतलब एक स्टेप को हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोल सकते हैं। तो ये थी एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब एलिमेंट्री रिएक्शंस की एक खास बात क्या है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस आप लिखोगे, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी गिविंग सम प्रोडक्ट पी, ये आपकी एक एलिमेंट्री रिएक्शन का मैंने एग्जांपल लिखा है। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है कि ये ए और बी आपस में कोलाइड कर रहे हैं एक स्टेप में, और ये प्रोडक्ट पी जो है बना रहे हैं। तो अगर आपको एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ लिखना हो, रेट लॉ क्या होता था, रेट कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर ऑफ ऑर्डर। तो यहाँ पे हमें अगर ऑर्डर चाहिए, तो ऑर्डर हमने बात करी थी कि एक्सपेरिमेंट से आता है। एक्सपेरिमेंट से जो एलिमेंट्री रिएक्शन आपकी आई, उस एलिमेंट्री रिएक्शन में जो ये कोएफिशिएंट्स नजर आ रहे हैं आपको, स्मॉल ए और स्मॉल बी, इसी को आप ऑर्डर बोल देते हो अगर आप एलिमेंट्री रिएक्शन की बात कर रहे हो। तो आप इसका अगर रेट लॉ लिखोगे तो ए रेज टू द पावर स्मॉल ए, बी रेज टू द पावर स्मॉल बी, ये आपने लिख दिया इसका रेट लॉ। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा अब इस रिएक्शन का, ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन का, ए प्लस बी। ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा ए प्लस बी। तो ऐसे ही हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए रेट लॉ लिखते हैं। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का आपको मैकेनिज्म जो है वो दे देता है लिख के। मैकेनिज्म में आपको अलग अलग स्टेप्स दिए होते हैं और ईच स्टेप इज एलिमेंट्री स्टेप। तो उन एलिमेंट्री स्टेप से आप उनके कोएफिशिएंट देखते हो और उस कोएफिशिएंट को आप ऑर्डर में जो है रेज कर देते हो। तो उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। पहले आपको इस स्लाइड पे जो लिखा है ये समझ आना चाहिए कि जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं उनके कोएफिशिएंट को ही हम उनके रिस्पेक्ट में जो है ऑर्डर बोल देते हैं। ए का ऑर्डर ए, बी का ऑर्डर बी। और आपको एक चीज लिखी हुई दिखती है, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप। जैसे अगर ए टू बी स्लो स्टेप दिया हुआ है, सी टू डी फास्ट स्टेप दिया हुआ है, तो जो रेट होगा रिएक्शन का, जो रेट होगा रिएक्शन का, वो डिपेंड किस पे कर रहा है, स्लो वाले पे। डिपेंड किस पे कर रहा है, स्लो वाले पे। जैसे आप सोचो, आप 3 लोग हो, ठीक है, 3 दोस्त हो, आप, आपको बाहर जाना है घूमने के लिए, ठीक है, तीनों एक साथ रह रहे हो।
मैं ऑडिबल हूँ? ओके। मेरा कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। मैं एक बार दोबारा स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन के, और ऑर्डर की जो है हम बात कर रहे थे। तो मैं ये कह रही थी कि ए टू बी जो है आपका स्लो स्टेप है, और सी टू डी जो है वो आपका फास्ट स्टेप है। तो अगर आपको रेट बताना हो रिएक्शन का किस पे डिपेंड करेगा, इस फर्स्ट स्टेप पे या सेकंड स्टेप पे, तो आप बोलोगे फर्स्ट स्टेप पे जो है डिपेंड करता है। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है आपका। अब ऐसा होता क्यों है, स्लो क्यों है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप? उसके लिए मैं एक एनालॉजी ले रही थी कि सपोज आप तीन दोस्त हो, आप तीनों एक साथ रहते हो, ठीक है, आप तीनों को बाहर जाना है कहीं घूमने के लिए। तो अगर आप बाहर जाना चाहते हो, आप में से कोई एक है जो बहुत स्लो तैयार हो रहा है, ठीक है, और आप दोनों जो है जल्दी जल्दी तैयार हो गए। अगर वो एक स्लो तैयार हो रहा है तो आप उसको छोड़ के तो नहीं जाओगे, आप उसका वेट करोगे। जब तीनों आप तैयार हो जाओगे उसके बाद ही आप लोग तीनों बाहर जाओगे घूमने के लिए। तो वही बात है कि अगर आप एक रिएक्शन कराना चाह रहे हो मल्टीपल स्टेप्स की, उसमें कोई स्टेप जो है वो फास्ट हो रहा है, कोई स्टेप जो है स्लो हो रहा है, तो आपको वेट तो करना पड़ेगा ना कि ये स्लो स्टेप हो जाए, तभी तो पूरी रिएक्शन कंप्लीट होगी। ये नहीं ना कि सिर्फ फास्ट स्टेप से आप बोल दोगे कि हाँ मेरी रिएक्शन हो गई चलो अब। नहीं, आपको स्लो स्टेप का भी वेट करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं जो स्लो स्टेप है, जो ज्यादा टाइम लगाता है, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है। मैं एक ही डिवाइस से ज्वाइंट हूँ तो मेरे को दिख नहीं रहा है। ओके, तो आगे हम चलते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आप ये ग्राफ देख सकते हो कि ये एक रिएक्टेंट से एक के प्रोडक्ट में जा रहा है, एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है आपका यहाँ पे बन रहा है, एक स्टेप में ये रिएक्शन हो रही है। तो अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन लिखे H2 + I2 गिविंग 2HI, तो इसका अगर आपको रेट लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? H2 की कॉन्सेंट्रेशन का कुछ ऑर्डर, I2 की कॉन्सेंट्रेशन का कुछ ऑर्डर। ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो क्या हो जाएंगे उनके ऑर्डर, बताओ। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इनके रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट और इसका कोएफिशिएंट। तो H2 की पावर 1, I2 की पावर 1। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे हो गया आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ऑर्डर। हाँ, ऑर्डर हो गया आपका एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए 2, 1 + 1 2। तो ऐसे आप एलिमेंट्री रिएक्शंस का जो है ऑर्डर बता सकते हो। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस की। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए ग्राफ ऐसा होता है, ये दो स्टेप्स में हो रहा है। एक रिएक्टेंट कोई था, वो पहले इस बी में कन्वर्ट हुआ, और ये बी जो है फिर से रिएक्ट होके कुछ सी में कन्वर्ट हुआ। तो ये क्या हो रहा है, बी जो है अब यहाँ पे पहले वो बना, फिर वही बी जो है कंज्यूम हो गया। तो इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। जो बने और फिर कंज्यूम हो जाए उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का जब आप रेट लॉ लिखोगे तो उसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि रेट लॉ में आप इंटरमीडिएट के टर्म्स में कोई कॉन्सेंट्रेशन जो है नहीं लिखोगे। इंटरमीडिएट जो है इंक्लूड नहीं करेंगे हम रेट लॉ में, क्योंकि उसके ऊपर तो रेट डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो बन रहा है, खत्म हो रहा है, क्या फायदा।
इसलिए इंटरमीडिएट अगर आपका रेट लॉ में आ जाए तो आप उसे इंटर कन्वर्ट कर लोगे बाकी चीजों के रिस्पेक्ट में। रिएक्टेंट आ सकता है, प्रोडक्ट आ सकता है, कहीं कहीं पे आपको कैटलिस्ट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वो आपके लेवल पे नहीं होता। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिल सकता है, उसमें आपको इसे कन्वर्ट कर लेना है। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपको गिवन होगा, उस मैकेनिज्म में अलग अलग स्टेप्स होंगे, वो आपके एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे, उसके हिसाब से आप करोगे। तो एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे मतलब दो टाइप के आपको करने हैं। ये पहला टाइप है जब पहला आपका स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो, आरडीएस इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ पे आपका दो स्टेप में रिएक्शन दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट स्टेप आप देखो स्लो दे रखी है, सेकंड स्टेप आपकी फास्ट दे रखी है। तो ऐसे हम कैसे इसका रेट लॉ लिखेंगे इस टाइप का? तो रेट इज इक्वल टू के अकॉर्डिंग टू दिस स्लो स्टेप, बिकॉज दिस इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसके रिस्पेक्ट में जैसे आप एलिमेंट्री रिएक्शंस का अभी तक लिखते आए हो, जस्ट वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ F2। अब इनके ऑर्डर क्या हो जाएंगे, इनकी पावर क्या हो जाएगी? ये कोएफिशिएंट, NO2 का कोएफिशिएंट 1, F2 का कोएफिशिएंट 1। तो ये आ गया आपका ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, सॉरी रेट लॉ ऑफ दिस रिएक्शन। ऑर्डर हो जाएगा आपका फाइनल 1 + 1 2। तो जब हाँ पहला स्टेप आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो तो ऐसे जो है आप लिख सकते हो। ये आपको समझ आ गया? अब एक दूसरे टाइप का, जब आपका इक्विलिब्रियम अप्रोच वाला क्वेश्चन हो, मतलब आपका कुछ ऐसे एक स्टेप में आपका इक्विलिब्रियम दे रखा है और नेक्स्ट स्टेप में आप स्लो स्टेप दे रखा है, थर्ड स्टेप में आपका फास्ट स्टेप दे रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन का अगर आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना हो तो सबसे पहले तो यही करेंगे, जो स्लो स्टेप होता है, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उसके हिसाब से आप इसका रेट लॉ लिखोगे। तो रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और दोनों रिएक्टेंट्स H2NO2 प्लस और Br-। ये हो गया आपका पहला स्टेप। अब ये पहला स्टेप क्यों है, फाइनल स्टेप क्यों नहीं है? पहले भी तो हमने यही किया। यहाँ बस क्या चेंज हो गया, ये जो H2NO2 प्लस आपने लिखा है, ये आप देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है, एक इंटरमीडिएट। ये तो इन्होंने यहाँ लिख दिया है, वरना आपको लिख के नहीं देगा, आपको खुद पहचानना है कि वो इंटरमीडिएट है। तो कैसे पहचाना आपने? फर्स्ट स्टेप में आप देखो वो बना, सेकेंड स्टेप में देखो वो कंज्यूम हो गया। तो ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन में नहीं आना चाहिए। तो इसको हम हटाने के लिए हेल्प लेंगे इस पहले वाले स्टेप की, जिसमें ये इक्विलिब्रियम स्टेप दिया हो। कि इक्विलिब्रियम को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। तो क्या लिख सकते हैं, H2NO2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय H प्लस एंड HNO2 की कॉन्सेंट्रेशन। ये हो गया आपका के इक्विलिब्रियम। और के इक्विलिब्रियम को ये ऐसे भी लिख सकते हैं हम, के फॉरवर्ड, रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड K1 अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड K2। ऐसे भी लिख सकते हैं K1/K2। तो इस H2NO2 प्लस की क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, K1/K2 मल्टीप्लाइड बाय H प्लस मल्टीप्लाइड बाय HNO। अब इस एक्सप्रेशन को आप पुट कर दोगे इस H2NO2 प्लस की जगह पे, तो रेट क्या आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन, K3 था ये, K3 K1 अपॉन K2 H प्लस HNO2 Br-। ये हो गया अब आपका फाइनल रेट एक्सप्रेशन, जहां पे कोई भी इंटरमीडिएट इंक्लूडेड नहीं है। तो क्या ऑर्डर हो गया अब इस रिएक्शन का? इस रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा 1 + 1 + 1 3, 1 + 1 + 1 3। ओके, तो ये आपका फाइनल रेट एक्सप्रेशन निकल के आता है, जिसमें कोई भी इंटरमीडिएट की कॉन्सेंट्रेशन आपको इंक्लूड नहीं करनी है रेट लॉ लिखते टाइम। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन ट्राई करो आप। पहला क्वेश्चन देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एक रिएक्शन है जिसके ये दो स्टेप्स आपको दे रखे हैं। ये पहला स्टेप स्लो दे रखा है, दूसरा स्टेप फास्ट दे रखा है, और एक और स्टेप दे रखा है। तो उसके हिसाब से आपको रेट एक्सप्रेशन जो है बताना है। ये ट्राई करो।
ऑप्शन बी बता रहे हो N2O5 का स्क्वायर और NO3। NO3 वाला देखो आप ध्यान से, ये वाला ऑप्शन बता रहे हो तो NO3 क्या है यहाँ पे, इंटरमीडिएट है, यहाँ पे बना, यहाँ पे कंज्यूम हो गया, ये एक इंटरमीडिएट है। NO3 तो आता ही नहीं है इंटरमीडिएट में। और आपने रेट एक्सप्रेशन लिखना किसके हिसाब से, स्लो स्टेप के हिसाब से। ये इंटरमीडिएट वाली इंटर कन्वर्टिंग वाली चीज आपको तब देखने को मिलेगी जब कोई इक्विलिब्रियम वाला स्टेप, यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम वाला स्टेप ही नहीं है। आपको सिर्फ इस स्लो स्टेप से जो है रेट लॉ लिखना था, तो रेट हो जाएगा के N2O5 की पावर 1। बस ये ऑप्शन डी, हाँ गुड, रेट के N2O5 की पावर 1। ये वाला ट्राई करो। फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रपोज्ड फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है, उसके दो स्टेप दे रखे हैं, एक स्लो स्टेप एक फास्ट स्टेप, देन द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। स्लो स्टेप के हिसाब से रेट लॉ बताएंगे। ये वाला है आपका स्लो स्टेप, पहला स्टेप। इसमें क्या क्या रिएक्टेंट्स है आपके, ए और बी, उनके कोएफिशिएंट के हिसाब से बताओ फिर उनका ऑर्डर, वही हो जाएगा रेट लॉ, और तो कुछ है ही नहीं इसमें। ना ही ए इंटरमीडिएट है ना ही बी इंटरमीडिएट है, तो रेट क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट के, ए की पावर 1 बी की पावर 1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन दिस एक्सपेरिमेंट डेटा सजेस्टेड दैट रेट इज इक्वल टू दिस। ये रेट लॉ इन्होंने दे दिया है, तो आपको बताना है मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आर रेस्पेक्टिवली। मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर आपको बताना है। ऑर्डर बता दो पहले। ये आपको रेट लॉ इन्होंने दे रखा है, अगर आप ऑर्डर बताओगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, 1+1/2, 3/2, 1.5। ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी कैसे बताएंगे, ये जो आपको रिएक्शन दे रखी है, इसमें जितने मॉलिक्यूल्स आपको रिएक्टेंट में कोलाइड करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब जो भी ये रिएक्टेंट्स आपको दिख रहे हैं, इनकी जो स्टोइक्योमेट्री है उनका बस सम कर देना है आपको। यही होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए, सिर्फ हम मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए हम मॉलिक्यूलैरिटी डिफाइन नहीं करते। तो एलिमेंट्री के लिए मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी, दोनों के कोएफिशिएंट का सम, जो भी रिएक्टेंट्स प्रेजेंट है उनके कोएफिशिएंट का सम। तो यहाँ कितना हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल H2 का है, एक मॉलिक्यूल Br2 का है, तो मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगी 1+1 2। तो ऑप्शन हो जाएगा, मॉलिक्यूलैरिटी हो गई 2, ऑर्डर हो गया 3/2, ऑप्शन ए 2 एंड 3/। A hypothetical reaction A2 plus B2 giving 2AB follows this mechanism. Fast step, slow step, fast step. Overall order of the reaction is. यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपको इंटरमीडिएट शायद यूज करने की जरूरत पड़ जाए। ट्राई करो। पहले हम किसके हिसाब से लिखेंगे रेट लॉस, फर्स्ट स्टेप के, स्लो स्टेप के हिसाब से। अब स्लो स्टेप में आप देखोगे जो आपका ये ए मॉलिक्यूल है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है, यहाँ पे ये बना, पहले स्टेप में बना, सेकंड स्टेप में कंज्यूम हो गया, थर्ड स्टेप में भी कंज्यूम हो गया।
तो ये क्या है, एक इंटरमीडिएट है, तो ए को आपको चेंज करना पड़ेगा इस इक्विलिब्रियम वाले स्टेप के हिसाब से। तो कैसे करोगे देखो एक बार, मतलब करके देखो। ऑप्शन सी 1.5। केस को एक बार देखते हैं। स्लो स्टेप के हिसाब से आपने रेट लिखा होगा के ए बी टू। अब ए इंटरमीडिएट था तो चेंज करना था, तो के इक्विलिब्रियम क्या था, ए इंटू ए, मतलब ए का स्क्वायर अपॉन ए टू। तो ए आ गया आपका के इक्विलिब्रियम इंटू ए टू का रूट। वो वैल्यू अगर आप यहाँ पुट करोगे तो के इंटू रूट के इक्विलिब्रियम, और ए की वैल्यू हो गई आपकी रूट ए टू, या फिर ए टू की पावर 1/2 और बी टू। तो 1 + 1/2 1.5। गुड, ऑप्शन सी। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद लास्ट है या पता नहीं, एक बार देख लेंगे। रिएक्शन ऑफ NO2 एंड O3 इज फर्स्ट ऑर्डर इन NO2 एंड O3। द रिएक्शन कैन टेक प्लेस बाय दिस मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म दे रखे हैं, पहला ये, दूसरा ये। ठीक है, और इन्होंने बोल दिया कि NO2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है और O3 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है। तो आपको बताना है कि कौन से मैकेनिज्म में आपको ये चीज जो है देखने को मिलेगी, NO2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर और O3 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर। दोनों का आप रेट लॉ लिख के देखोगे तब बता पाओगे। ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। ऑप्शन फर्स्ट वाले में तो आपको ऐसे ही डायरेक्ट आ जाएगा स्लो स्टेप से, के NO2 और O3 दोनों के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, तो फर्स्ट तो है ही। सेकंड की बात करें तो पहला स्टेप इक्विलिब्रियम दे रखा है, दूसरे स्लो स्टेप में आपका O जो है वो इंटरमीडिएट है, उसको आप कन्वर्ट करोगे तो के आ गया आपका NO2 इंटू O को आप लिख सकते हो के इक्विलिब्रियम इज O2 O अपॉन O3। तो O हो जाएगा आपका के इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन O2। उसको यहाँ पुट करोगे NO2 O3 अपॉन O2 इंटू सम कांस्टेंट के। तो NO2 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, O3 के रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर, बस इसमें O2 भी आ गया, लेकिन उसकी तो उसने कोई बात ही नहीं करी थी क्वेश्चन में, तो हम उसको नहीं देखेंगे। हमें बस यही देखना था फर्स्ट ऑर्डर रिस्पेक्ट में किस किस के आ रहे हैं, तो दोनों मैकेनिज्म में आ रहा है, बोथ 1 and 2। गुड अंशिका। एक ही क्वेश्चन भी देखो, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन PH3 ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इट इज बिकॉज फॉस्फीन की डिकम्पोजिशन हो रही है, एक मेटल है टंगस्टन, उसके ऊपर लो प्रेशर पे वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है कि वो सरफेस कवरेज पे कैसे डिपेंड कर रहा होगा, ये आपको बताना है। मतलब ये थोड़ा सरफेस वाला क्वेश्चन है, तो मैं ही बता देती हूँ। सरफेस अब तो हट गया है मेन से। तो इसमें क्या था कि एट लो प्रेशर वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करता है, और एट हाई प्रेशर वो जीरो ऑर्डर की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि तब सारे मेटल जो है वो सैचुरेट हो जाता है इस गैस से।
तो सैचुरेट अगर हो गया एक बार तो फिर वो जीरो ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगता है हाई प्रेशर पे, और लो प्रेशर पे वो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करने लगता है। तो जब फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव कर रहा है तो जो रेट आएगा वो सरफेस का कवरेज जैसे जैसे होता जाएगा उसके प्रोपोर्शनल आएगा। रेट इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस कवरेज, ऑप्शन बी। ये आप अभी रहने दो, मेंस के लिए तो ये है नहीं इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसको जब एडवांस के लिए पढ़ेंगे तब देख लेंगे। अभी मेरे को बस ये थोड़ा सा और कराना था, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो कोई बात नहीं है, अब मैं नेक्स्ट क्लास में ही कंटिन्यू करवा लूंगी। इससे पहले थोड़े से पीवाईक्यू ट्राई कर लेते हैं, वरना ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा अभी। तो कुछ पीवाईक्यूज थे मेरे पास, ये ट्राई कर लेते हैं। ये वाला बता दो, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस इक्वेशन 2016 का क्वेश्चन, कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है? मल्टीपल चॉइस है ये, एमएसक्यू, मल्टीपल सिलेक्ट, एक से ज्यादा करेक्ट है। बी आपने सही बोला कि रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर बिकॉज नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं। बी आपने सही बोला। ए स्टेटमेंट तो गलत है ही, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो बैरियर जो है वो ज्यादा होगा, बैरियर ज्यादा होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये स्लो रिएक्शन हो जाएगी। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन सी देखो, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। ए इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी था, या एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी। तो कह रहा है कि अगर ई का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा होगा, देन स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। ये बात बिल्कुल सही है, अगर ई का जो है मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो टेम्परेचर से जो फर्क पड़ रहा है रेट कांस्टेंट पे वो भी ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी टर्म ही बढ़ जाएगी। फिर ई ए बाई आर टी जो है पूरी टर्म ही अगर बढ़ गई, तो अगर ये बढ़ गई तो सब्ट्रैक्ट भी ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर के साथ साथ ज्यादा फर्क पड़ेगा रेट कांस्टेंट पे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इतना ज्यादा दिमाग लगाने से ज्यादा आप इसको अभी के अभी जस्ट दिमाग में बैठा लो कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ज्यादा होगा रेट कांस्टेंट पे। Option D, the pre-exponential factor is a measure of rate at which collisions occur irrespective of their frequency. Pre-exponential factor मतलब किसकी बात कर रहा है? एक ही। और एक को हमने बोला था फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी बोला था, तो वो क्या है कि रेट एट विच कोलिजन्स, अगर वही तो होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, तो मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। ये भी बोला था, सिर्फ ओरिएंटेशन पे डिपेंड कर रहा था, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करेगा, और किस रेट पे कोलिजन्स हो रहे हैं ये उसका मेजर है। तो ऑप्शन डी भी जो है करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सी और डी। हाँ, ये वाला ट्राई करो। कंसिडर द गिवन प्लॉट्स फॉर अ रिएक्शन ओबेइंग आर्हेनियस इक्वेशन, इतने टेम्परेचर से इतने टेम्परेचर के बीच के एंड ई ए आर रेट कांस्टेंट एंड एक्टिवेशन एनर्जी। तो दो ग्राफ आपको दे रखे हैं, बताना है कौन से सही है कौन से गलत। ऑप्शन सी फर्स्ट इज रॉन्ग, सेकंड इज राइट। सेकंड राइट है आपका, वो बात ठीक है, सेकंड राइट है, लेकिन फर्स्ट वाला भी आपका राइट है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीज का ग्राफ है ये,
और हमें पता है k इज इक्वल टू ए की पावर माइनस ए बाय आर टी। माइनस है इसका मतलब ये अगर बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट जो है घटेगा, और वो भी एक्सपोनेंशियली। तो फर्स्ट भी करेक्ट है आपका और सेकंड भी करेक्ट है। ये इंटरसेप्ट आता है यहाँ पे, जीरो जो है मतलब ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता, ये एक इंटरसेप्ट से यहाँ पे स्टार्ट होगा जब हम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हो। तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। ये लास्ट क्वेश्चन, बस फिर क्लास ओवर करते हैं। If a reaction follows the Arrhenius equation, the plot ln k versus 1 by RT gives a straight line with a gradient minus y unit. Gradient का मतलब slope। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट, इसका मतलब एक्टिवेशन एनर्जी पूछ रहा है कितनी होगी। कितनी उसकी एक्टिवेशन एनर्जी। प्लॉट बनाया उसने एल एन के वर्सेज 1 बाय आर टी। तो आपका एल एन के था एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। तो ये एल एन के उसने लिया वाई एक्सिस पे और 1 बाय आर टी उसने लिया एक्स एक्सिस पे। तो स्लोप आपकी क्या हो गई, माइनस ई ए। एम इज इक्वल टू माइनस ई ए, और माइनस ई ए की वैल्यू उसने दे रखी है माइनस वाई, स्लोप की वैल्यू उसने दे रखी है माइनस वाई, तो ई ए क्या हो गया आपका, बाय वाई यूनिट्स ऑप्शन डी। मैंने पेन की बैटरी खत्म हो गई इसलिए फिंगर से लिखा है। ये हो गया आपका y। तो जो भी आपको उसने प्लॉट दिया हो क्वेश्चन में, उसको आप पहले उसकी इक्वेशन लिखो, फिर उससे निकालो कि क्या स्लोप उसकी होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो ऑप्शन डी। गुड। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो थोड़ा सा पार्ट आपका रह गया, फर्स्ट ऑर्डर पैरेलल और फर्स्ट ऑर्डर रिवर्सिबल, क्योंकि ये देखो अक्सर भी क्वेश्चन जो है आए हुए हैं, तो अगर कुछ चीज आती है पेपर में तो करना इंपॉर्टेंट है ही। तो इसको करेंगे पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होमवर्क डीपीपी की अपलोड हो जाएगी, उसको आप ट्राई कर लें। ओके बेटा, बाय।